अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रुद्राक्षी ने किसी को कॉल किया, 1 घंटे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब चाहिए बोलकर फ़ोन रखा और फिर वहां से अपनी बाइक लेकर निकल गई। एक बड़ा सा कमरा और 4 लोग बंधे थे। रुद्राक्षी एक बड़े से हॉल में चेयर पर बैठी थी और उसके सामने 4 आदमी बंधे हुए थे, चेहरे को भी ढका हुआ था। रुद्राक्षी उन सबको बारी बारी से देखते हुए बोली, खोल दो थोड़ा, हम भी तो देखें। हमारे शहर में कुत्तों की कब से इतनी औकात हो गई कि शेरनी के रहते भौंकने लगे। तो बारी बारी से चारों को खोल दिया गया। सबने बारी बारी से रुद्राक्षी को देखा तो सबका गला सूखने लगा, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी सुना तो था लेकिन मिले कभी नहीं थे। बस तस्वीर में ही उसे देखा था और अब सामने से देखने पर सबकी हालत ख़राब थी। रुद्राक्षी बोली, तो चलो भौंकना स्टार्ट करो, या फिर कुछ खाने पीने को चाहिए तो बता सकते हो, उसका भी पूरा इंतज़ाम किए हैं तुम सब के लिए। चारों ने नज़र घुमाकर देखा, रूम में 10 लोग थे और बीच में रुद्राक्षी बैठी थी। एक थोड़ा हिम्मत करके बोला, मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग कौन हैं और मुझे क्यों पकड़ा है? मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं। रुद्राक्षी बोली, और किसी को ये डायलॉग बोलना है तो बोल दो, क्योंकि मुझे बारी बारी सुनना अच्छा नहीं लगता है। सबने एक दूसरे को देखा, फिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते उसके पहले ही पिस्टल निकालकर बाहर रखते हुए रुद्राक्षी बोली, कितनी गोलियां हैं इसमें? काफ़ी दिन हो गए चलाए हुए, सोच रही हूँ चलाकर देख लूँ कितनी गोलियां हैं। तब तक एक जल्दी से बोला, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे बस टक्कर मारने को बोला गया था और कुछ नहीं। रुद्राक्षी उसके बोलते बोलते ही उसके पैर में गोली मार कर बोली, और किसी को कुछ बोलना है? दूसरा बोला, मैडम मैं तो। रुद्राक्षी ने पिस्टल उसकी तरफ किया तो वो बोला, मैं तो कह रहा था यहाँ का सारा काम शैडो देखता है, वो जैसा बोलता है हम बस वैसे ही करते हैं। तीसरा बोला, जी जी मैडम, वो ड्रग रखने के बाद हम घाट से उसे छोटे छोटे नाव पर भर कर नदी के रास्ते से बाहर निकालने वाले थे, लेकिन इन सब का इंस्ट्रक्शन शैडो ही दे रहा था। चौथा बोला, उसके बाद हम तीनों उसे बांग्लादेश लेकर चले जाते, फिर वहाँ से आगे हमें नहीं पता कहाँ लेकर जाना था। रुद्राक्षी बोली, शैडो को किसी ने देखा है? सब एक साथ बोले, जी नहीं, हमारी फ़ोन पर बस बात होती है, सामने कभी नहीं देखा। रुद्राक्षी के कल हुए बात की रिकॉर्डिंग सुनाई तो सबने हाँ में गर्दन हिला दिया। रुद्राक्षी उठाकर डाल दो सबको, लेकिन किसी को इनका पता नहीं मिलना चाहिए कि ये सब कहाँ है, बोलकर वहाँ से निकल गई। बाहर निकली तो आराध्य से जाते हुए टकरा गई। कुछ बोलती उसके पहले ही आराध्य बोला, सॉरी सॉरी, लेकिन गलती तुम्हारी है। रुद्राक्षी सर झटक कर आगे बढ़ गई। आराध्य बोला, तुम मिलवाने वाली थी ना किसी से? तो अब रुद्राक्षी बोली, तुम लेट हो गए, बोलकर आगे जाने लगी। तो आराध्य जल्दी से उसके साथ चलते हुए बोला, ये कौन सी बात हुई? मैं अपना सब कुछ छोड़ कर आया हूँ और तुम कह रही हो कि मैं लेट हूँ। रुद्राक्षी बिना कुछ बोले अपने गाड़ी के पास जाकर बैठते हुए हेलमेट लगाकर उसे देखते हुए बोली, थोड़ा सा और घूम फिर लो, सेहत के लिए अच्छा होता है। अब आराध्य कुछ बोलता उसके पहले ही वो निकल चुकी थी। आराध्य बोला, अजीब लड़की है, अपनी बात कहकर सामने वाले की सुनती भी नहीं है, फिर भी वो उसके पीछे ही निकल गया। रुद्राक्षी सोच रही थी, आखिर ये शैडो है कौन और मिल क्यों नहीं रहा है? सच में एक परछाई बन चुका है, जितना पास जाओ उतना ही गायब हो जाता है। कुछ देर बाद एक चाय के दुकान पर रुकी और लकड़ी के टेबल पर बैठते हुए बोली, काका एक चाय? तो उसने बिना कुछ बोले उसे चाय पकड़ा दिया। रुद्राक्षी अब हंसते हुए चाय को देख रही थी, लेकिन पी नहीं रही थी। कुछ देर तक देखती रही। चाय बनाने वाले को भी कुछ समझ नहीं आया आखिर हो क्या रहा है, और जब तक वो कुछ समझता उससे पहले ही वो निढाल होकर बेहोश हो चुका था। रुद्राक्षी ने चाय के दुकान को खंगालना शुरू किया और बारी बारी से सारा सामान बाहर फेंकने लगी, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा था। आराध्य भी उसके पीछे वहीं आ रहा था, तो कुछ देर बाद वो भी वहीं पहुंच गया जहां रुद्राक्षी खोजबीन कर रही थी कि कुछ तो मिल जाए। आखिर रातों रात यहाँ दुकान कहाँ से आ सकती है? आराध्य जल्दी से उतरकर बाहर आया और बोला, यार कम से कम एक गरीब को तो मत मारो, उसका घर कैसे चलेगा अगर तुम उसका सब कुछ ऐसे तोड़ फोड़ दोगी तो? अरे कुछ तो रहम खाओ उस बेचारे पर। और क्या किया इसके साथ? रुद्राक्षी ने उसकी आवाज़ सुनी तो गुस्से में घूरते हुए बोली, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है जो आकर लेक्चर दे रहे हो? निकलो यहाँ से। और फिर ढूंढने लगी। आराध्य बोला, तुम्हें क्या लगता है इस चाय के दुकान वाले के पास क्या चरस कासा होगा जो तुम्हें मिल जाएगा? अरे यार, इसके पास चीनी चाय पत्ती के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी रुद्राक्षी कुछ नहीं बोली और ढूंढने में बिजी थी।
आराध्य बोला, रुद्राक्षी क्यों गरीब के पेट पर लात मार रही हो? मैं बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा, बात क्यों नहीं सुनती हो किसी का? जब देखो तब बस अपने मर्जी का करती हो। रुद्राक्षी ने अब आखिरी में पटरी के नीचे का मैट हटाकर ठोका तो वो नीचे गिर गया। अब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके साथ ही साथ आराध्य की भी, जो अभी तक बोल रहा था अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। रुद्राक्षी ने अब बिना देर किए सारा मैट हटाकर फेंक दिया। आराध्य बोला, रुद्राक्षी रुक जाओ, इन सब के पीछे कोई छोटा बंदा नहीं हो सकता है, इसलिए अभी पहले पुलिस को बुलाओ, फिर आगे कुछ भी करना। रुद्राक्षी बोली, पता है मुझे क्या करना है, और पुलिस को इन्वॉल्व करना मतलब ये सब जिसने भी किया है उसे सतर्क करना, जो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। तब तक पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई। आराध्य जल्दी से उसका हाथ पकड़कर खींचकर गाड़ी के पास छुपते हुए गुस्से से बोला, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? कितनी बार कोई बोले, बिना किसी प्रोटेक्शन के कैसे चल सकती हो तुम? तोप हो क्या जो सबको उड़ा दोगी? रुद्राक्षी अब जल्दी से अपना गन निकाल कर बोली, निकलो यहाँ से, मैं सब संभाल लूँगी। आराध्य बोला, संभाल तो मैं भी लूँगा, और गाड़ी के आगे से गन निकाल लिया और 2 बार फायर किया तो उधर कुछ दूर से भी फायरिंग होने लगी। रुद्राक्षी ने मामला गंभीर देखा तो जल्दी से कॉल करके प्रोटेक्शन लाने को बोल दिया और थोड़ा आगे बढ़ती कि आराध्य वापस से उसे खींचकर बोला, हिलना मी बंद, नहीं तो मैं बता नहीं सकता मैं आज क्या करूँगा। रुद्राक्षी बोली, तुम मुझे आर्डर कैसे दे सकते हो? आखिर हो कौन जो मुझे आर्डर दे रहे हो? और फिर से आगे बढ़ी कि आराध्य वापस से खींचकर उसे गाड़ी में डालकर लॉक कर दिया और बोला, अब और नहीं, बहुत समझा लिया मैंने तुम्हें, और खुद से ही सिचुएशन को कंट्रोल करने लगा। रुद्राक्षी गुस्से में शीशे पर मारी तो शीशा टूट गया। उसने बाहर से लॉक खोला और बाहर आ गई। तब तक स्पेशल फोर्स भी आ गई और कुछ देर बाद उधर से गोली चलना बंद हो गया। रुद्राक्षी गुस्से में सबको इंस्ट्रक्शन देते हुए आगे बढ़ गई। आराध्य भी उसके पीछे ही था। अब जितना भी ड्रग और पैसा मिला था सब जब्त करके चाय वाले को पकड़ लिया गया था। काफ़ी खोजबीन के बाद भी कोई सबूत नहीं मिला, बस पैसे, ड्रग और उस चाय वाले के अलावा। तो रुद्राक्षी वहीं बैठ गई। आराध्य उसके बगल में बैठते हुए बोला, देखो। रुद्राक्षी घूरते हुए बोली, तुम्हारी वजह से सब भाग गए, कहीं तुमने जानबूझकर तो ये सब नहीं किया कि मैं उन्हें पकड़ ना पाऊँ? आराध्य बोला, वो रियली तुम्हें ऐसा लगता है तो गलत लगता है, समझी? आराध्य जो करता है सामने से करता है, छुप कर और भेष बदल कर नहीं। और रही बात तुम्हारे शक की, तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, जैसे मेरे शक और यकीन का तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं। रुद्राक्षी बोली, शक नहीं यकीन है मुझे। आराध्य उसका कंधा पकड़कर गुस्से में बोला, अच्छा तो मुझे भी एक बात का बार बार क्यों यकीन हो रहा है कि तुम ही जानवी हो और तुम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हो, इसका क्या मैं समझूं? रुद्राक्षी उसका हाथ झटक कर बोली, अगर मैं जानवी हूँ भी तो क्या मतलब है उससे तुमको? चाहे मैं जो भी हूँ, तुम अपने रास्ते चलो और मुझे अपने रास्ते चलने दो, समझे? फालतू में पीछे में पड़े हो। आराध्य सर ऊपर किया, फिर उसे देख कर बोला, ठीक है, आज के बाद तुम्हारा और मेरे रास्ते हमेशा टकराएंगे, चाहे जैसे भी। जिसको तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, समझी? तुम्हें मेरी फीलिंग से कोई मतलब नहीं है ना? मैं पागलों की तरह 2 साल से तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ, तुम जानबूझकर मेरे साथ खेल रही हो, इसलिए मेरे साथ वो सब किया और अब यहाँ इस तरह से मिली। यहाँ भी सब नकली है, कहीं यहाँ भी तो नहीं खेल रही हो यहाँ के लोगों के साथ? रुद्राक्षी बोली, बहुत ज़्यादा बकवास नहीं कर रहे हो तुम, और मैंने तुम्हारी फीलिंग से कभी नहीं खेला, और अब मुझसे टकराने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। बोलकर आगे बढ़ गई। आराध्य पीछे से बोला, भाग लो, लेकिन इतना दूर भी नहीं जा सकती जहां आराध्य पुरुषोत्तम नहीं पहुंच सके, समझी? और मैं नहीं पछताऊंगा, भरोसा है मुझे महादेव पर। रुद्राक्षी अब रुकते हुए बोली, रुद्राक्षी को कोई पकड़ सके इतनी भी किसी की हिम्मत नहीं है और ना ही औकात। तो ये पैसा जो दिखा रहे हो ना, किसी और को दिखाना, नहीं तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। आराध्य बोला, पैसा और पावर दिखाना होता तो कब का दिखा चुका होता, अभी तक इंतजार नहीं करता। और अगर चाहती हो देखना तो बता दो, उसके बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता। रुद्राक्षी उसके पास आई और बोली, ठीक है दिखा दो, मुझे भी देखना है, आखिर तुम्हारी औकात कितनी है? तुम्हारे पैसे में आग ना लगा दिया तो मेरा नाम भी रुद्राक्षी नहीं। देखना चाहोगे? रुक जाओ, दिखा रही हूँ। और जाकर सबको साइड किया और जितना भी पैसा और ड्रग मिला था सबके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। सब लोग बस उसे देखते ही रह गए कि कोई इतने सारे पैसे को आग कैसे लगा सकता है। आराध्य बोला, जलाकर दिखाना क्या चाहती हो? रुद्राक्षी बोली, यही हाल करूंगी मैं उसका, जो भी मेरे सामने आएगा और ये सब हरकत करेगा, और वो भी बहुत जल्द, समझे?
और अब बिना रुके अपनी गाड़ी से निकल गई। आराध्य भी गुस्से से वहां से निकल गया और इस बार सीधे अपने घर गया। हॉल में पहुंचा तो नंदिनी पीछे से बोली, आराध्य कहाँ थे? और मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। लेकिन वो बिना कुछ बोले और सुने अपने रूम में चला गया। नंदिनी बोली, इससे क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? फिर उसके रूम की तरफ गई तो दरवाज़ा बंद था। नंदिनी बोली, आराध्य क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? दरवाज़ा तो खोलो बेटा, एक बार बताओ तो सही, हुआ क्या है? कुछ तो बोलो। आराध्य बोला, माँ कुछ नहीं हुआ है, मैं कुछ देर में आता हूँ, प्लीज़ बस 5 मिनट। तो नंदिनी अब बिना कुछ बोले चली गई। रुद्राक्षी कुछ देर बाद अपने घर पहुंची और अपने आप को शांत और ठीक किया। फिर अंदर गई तो हॉल में कोई नहीं था। तो कुछ सोचकर जल्दी से अपने रूम में जाती कि पीछे से आवाज़ आई, मीठी ये कोई टाइम है घर आने का, या क्या ऐसे ही रोज़ घर आती हो? आवाज़ सुनकर रुद्राक्षी जहाँ थी वहीं रुक गई, क्योंकि ये आवाज़ उसकी अम्मा की नहीं थी। रुद्राक्षी ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो वो वहीं रुक गई, क्योंकि ये आवाज़ उसकी अम्मा की नहीं थी। फिर 2 मिनट बाद पीछे घूमकर देखा तो उसके बड़े पापा थे, अर्थात ताऊ जी। संतोष जी के 3 भाइयों में सबसे बड़े, जो कानपुर में रहते हैं, नाम है शिवजोत पाठक। रुद्राक्षी बोली, ताऊ जी आप यहाँ, मतलब आप कब आए? शिवजोत बोले, बात ये नहीं है मीठी कि हम कब आए, बात ये है कि तुम इतना लेट कहाँ से आ रही हो? पंडितों की बेटियां इतनी देर तक बाहर नहीं घूमती। क्या ये बात आज तक तुम्हें संतोष और शालिनी ने नहीं समझाया क्या? रुद्राक्षी को उनकी बात से गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, ताऊ जी दोनों लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए तो इतना जल्दी घर आ गई, वरना मुझे बाहर और भी बहुत काम है। शिवजोत बोले, मीठी 8 बजने वाले हैं और तुम इसे जल्दी कह रही हो? और ये कपड़े कैसे पहने हैं? कल से ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा, इसलिए आज ही बता दे रहा हूँ। कल साड़ी पहन लेना, वैसे भी कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं शादी के लिए। अब तो रुद्राक्षी का दिमाग पूरा का पूरा खराब हो चुका था और वो जल्दी से चिल्लाते हुए नीचे आई, अम्मा अम्मा कहाँ हो बाबूजी, अम्मा। शिवजोत बोले, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? वो सब बाहर गए हैं महापंडित जी से मिलने, आते ही होंगे। रुद्राक्षी ने उनकी बातों को इग्नोर किया और अपना फ़ोन निकालकर उन्हें मिलाया कि सब लोग दरवाजे पर ही आ गए। रुद्राक्षी जल्दी से दोनों लोगों के पास पहुंची और सबको इग्नोर करके संतोष जी को पकड़कर सोफे पर बैठा दिया और उनके पैरों के पास नीचे बैठकर बोली, कहाँ गए थे आप दोनों, और वो भी मुझे बिना बताए? आप लोगों को थोड़ी सी भी चिंता है मेरी या नहीं है? संतोष जी उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोले, तुम्हारे सिवा है ही कौन जिसकी चिंता करेंगे हम दोनों? वो तो तुम्हारे अम्मा की जिद थी तो चले गए महापंडित जी से मिलने, और देखो आ भी गए, अब क्यों परेशान हो? शालिनी जी भी उसके पास आकर, क्या हुआ बच्चा, इतना परेशान क्यों हो? सुधा शिवजोत जी की पत्नी और रुद्राक्षी की ताई जी बोली, बस यही लाड ने तो इसे बिगाड़ कर रख दिया। शादी की उम्र हो गई है, लेकिन ये नहीं कि घर के काम सिखाए, हमेशा घुमाना फिराना रहता है, कभी इसके साथ घूमती है तो कभी उसके साथ। अरे राखी को देखो, शादी करके अब कितने अच्छे से घर संभाल रही है। रुद्राक्षी बोली, ताई जी कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हैं आप, और राखी घर संभाले या चाँद पर चली जाए, मुझे उससे और किसी से कोई मतलब नहीं है, और मेरे बारे में आप लोग ना सोचे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज़िंदा है मेरे माँ बाप मेरे बारे में सोचने के लिए, और कोई नहीं चाहिए मुझे, मेरे लिए दोनों ही काफ़ी हैं मेरे लिए। संतोष जी बोले, मीठी बेटा शांत हो जाओ, ऐसे नहीं बोलते, वो बड़े हैं ना, जाओ अपने रूम में कपड़े चेंज कर लो। और शालिनी जी को इशारा किया तो वो उसका हाथ पकड़कर उसके रूम में लेकर चली गई। सुधा बोली, देखा ना आप दोनों ने कैसे जबान चला रही है, अब और देर किया ना तो पाठक परिवार का नाक कटा कर रहेगी ये लड़की। मैं तो पहले से ही बोल दे रही हूँ देवर जी, अब तो कम से कम शादी कर ही दीजिए। शिवजोत जी बोले, तुम चिंता मत करो, कल ही बुलाया है उन लोगों को, अगर मीठी उन्हें पसंद आई तो अब और लेट नहीं करेंगे, इस बार सीधे शादी ही कर देंगे। संतोष जी बोले, भाई साहब किसको बुलाया है आपने मीठी को पसंद करने के लिए, और बात शादी तक कब पहुंच गई, और एक बार भी आपने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं? शिवजोत बोले, तुमसे क्या पूछे, और पूछे भी तो कौन सा तुम हाँ में जवाब देते हो, इसलिए कल लड़के वाले आ रहे हैं देखने, उसके बाद बात बनी तो शादी। संतोष जी बोले, भाई साहब बेटी है मेरी, जिगर का टुकड़ा है, ऐसे कैसे बिना पूछे आपने किसी को बुला लिया, मुझे नहीं मंजूर ये रिश्ता, आप अभी मना कर दीजिए उन्हें। शिवजोत जी बोले, मतलब तुम्हें हमारी बात भी नहीं माननी? संतोष जी बोले, भाई साहब बात मीठी के ज़िंदगी की है, उसके बिना रजामंदी के मैं कोई फैसला नहीं ले सकता, चाहे जो भी हो जाए। शिवजोत बोले, तुम्हें भरोसा नहीं है तो हमारे आने का कोई मतलब ही नहीं है, हमें आना ही नहीं चाहिए था। संतोष जी बोले, भाई साहब आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अभी मुझे मीठी की शादी नहीं करनी है।
जब वो कहेगी तो कर देंगे। सुधा जी बोली, तो क्या 40 साल में करेंगे? अरे आज कोई लड़का पसंद भी कर लेगा, 2 साल बाद कोई देखेगा भी नहीं। शालिनी जी रुद्राक्षी को समझा बुझाकर नीचे आ रही थी, लेकिन जैसे ही सुधा जी की बात सुनी तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनके सामने जाकर हाथ जोड़ते हुए बोली, दीदी किसी के बारे में कुछ भी सुन सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के बारे में कुछ मत बोलिए, नहीं तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सुधा जी बोली, शालिनी हम कोई दुश्मन नहीं है उसके जो गलत बोलेंगे। अरे हम तो बस इतना कह रहे थे कि। शालिनी जी बीच में उन्हें रोकते हुए बोली, क्या खाना खाएंगे आप लोग, बता दीजिए मैं बना देती हूँ, बोलकर किचन में जाने लगी। शिवजोत बोले, छोटी बहू हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं, कल मीठी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तैयार रहना। शालिनी जी ने संतोष जी की तरफ देखा तो वो भी ना में सर हिला दिए। शालिनी जी बोली, भाई साहब आप बड़े हैं, आदर है आपका, लेकिन हमें अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है, जब तक वो ना चाहे तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। शिवजोत बोले, ठीक है, तो जहाँ हमारे बात का मान नहीं हम वहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते, चलो सुधा यहाँ से। संतोष जी बोले, भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप, जाना है तो कल चले जाइएगा, अभी भाभी को लेकर कहाँ जाएंगे। शिवजोत बोले, अब हम 1 मिनट भी नहीं रहेंगे, जहाँ हमारा मान ना हो वहाँ का पानी भी गुनाह है हम दोनों के लिए। संतोष जी ने अब कितनी बार उन्हें रोका, लेकिन वो बिना कोई बात सुने सीधे बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद वो थक कर बोले, क्या किसी के घर बेटी होना गुनाह है, अभी 24 की हुई नहीं कि शादी कर दो। शालिनी जी उनके पास बैठते हुए बोली, लेकिन हम दोनों ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप परेशान मत होइए, जिसको जो सोचना है सोचे, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपनी बेटी को आज़ादी दिए हैं और जैसे वो आज आज़ाद है वैसे ही कल भी आज़ाद होगी अपने फैसले के लिए और अपने भविष्य के लिए। रुद्राक्षी नीचे आई तो सब शांत था, उसके ताई जी गायब थे, शालिनी जी किचन में थी और संतोष जी टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। रुद्राक्षी बोली, बाबूजी सब कहाँ गए, मतलब ताऊ जी ताई जी चले गए क्या? संतोष जी बोले, उनको छोड़ो, जाने दो, जिसको जहाँ जाना है जाए, तुम हमारे पास आओ और ये बताओ कहाँ थी अभी तक, कितना चिंता हो गया था तुम्हारी अम्मा को तुम्हारी, लेकिन नहीं तुम्हें तो मनमानी करनी है। रुद्राक्षी हंसते हुए उनके पास आई और बोली, मतलब आप दोनों ने सच में उन्हें भगा दिया, बोलकर जोर जोर से हंसने लगी। शालिनी जी संतोष जी को चाय का कप देती हैं और 2 कप रखते हुए बोली, देखा आपने इस नालायक को, एक तो इतनी बड़ी मुसीबत आने से भगाया और इसको मस्ती सूझ रही है। फिर उसे देखकर बोली, तुझे पता भी है वो तेरी शादी कराने आए थे? रुद्राक्षी बैठते हुए बोली, हाँ, इसलिए तो आप दोनों को ढूंढ रही थी कि जल्दी से भगाओ उन्हें, और चाय पीने लगती है। शालिनी जी बोली, इसका कुछ नहीं हो सकता, बोलकर वो भी चाय पीने लगी। इधर आराध्य बाहर आया तो नंदिनी जी बोली, क्या हुआ है, इतना मुंह क्यों सुझा लिया है? आराध्य बोला, माँ कुछ भी मत बोलिए। फिर बोला, अच्छा एक बात पूछनी थी, आप पापा के बिजनेस के बारे में जानती हैं कुछ, कभी गई हैं यहाँ के ऑफिस में? नंदिनी जी थोड़ा आप सीरियस होकर बोली, क्यों, ये सब क्यों पूछ रहे हो, और इतना जानकारी चाहिए तो यहाँ का बिजनेस ज्वाइन कर लो और खुद जान जाओ। अविरल ने जैसे वहाँ का संभाला है तुम यहाँ का संभाल लो, तुम्हारे पापा और चाचू की टेंशन भी खत्म हो जाएगी, और जो प्रॉब्लम आई है उसे भी जानो और जड़ से खत्म करो कि कौन है जो हमारा नाम बदनाम कर रहा है। आराध्य बोला, सही कहा आपने, मैं कल से ही ऑफिस जाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए और पापा और चाचू से भी बात कर लेता हूँ। नंदिनी बोली, ठीक है, तो क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? आराध्य बोला, कॉफ़ी, और बैठकर टीवी देखने लगता है। नंदिनी किचन में काफ़ी बनाने चली जाती है। आराध्य खुद से बोला, अब तो सब कुछ क्लियर करना ही पड़ेगा, वो भी जल्द से जल्द। दूसरे दिन आराध्य ऑफिस गया तो पता चला कि सीबीआई की रेड पड़ी है। उसका दिमाग ये सुनकर ही हिल गया और अपने पापा और चाचू को ढूंढते हुए उनके केबिन में गया तो वो दोनों लोग भी परेशान होकर बैठे हुए थे। आराध्य बोला, पापा चाचू ये सब क्या है, हमारे ऑफिस में रेड क्यों, आखिर ये सब क्या हो रहा है, आप लोग कुछ बताएंगे मुझे या फिर ये बात भी मुझे पुलिस बताएगी? बलदेव जी बोले, आराध्य बेटा हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी ने खबर दिया है कि हमारे यहाँ कोई 2 नंबर का माल सप्लाई होता है, इसलिए सीबीआई की रेड पड़ी है। रोज़ रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं, अब तो सच में दिमाग ख़राब हो गया है। और आखिर हमारे साथ ये सब कौन कर रहा है, हम लोग तो यहाँ पर रहते भी नहीं थे और अब लग रहा है सब कुछ दूसरे के भरोसे छोड़ने का यही अंजाम होता है। आराध्य बोला, पापा आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ, आज के बाद ये ऑफिस मैं संभालूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बिशंभर जी बोले, लेकिन आराध्य एक बार और सोच लो, क्योंकि मैं और भैया तो यहाँ का सब कुछ बेचने वाले थे, लेकिन अगर तुम संभालोगे तो दिक्कत आ सकती है।
आराध्य बोला, चाचू छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम भाग नहीं सकते, इसलिए मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। बलदेव विशंबर को देखते हुए बोले, जाने दो, कुछ दिन संभाल के देख लेने दो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे बेच देंगे तो लगेगा कि हम गलत थे। आराध्य बोला, पापा मैं इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूँ, आप दोनों परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। और बाहर निकल जाता है। बाहर गोदाम में बहुत सारी सीबीआई और पुलिस दोनों लगी हुई थी। आराध्य बोला, सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग किस बेस पर यहाँ पर ये सब कर रहे हैं? इंस्पेक्टर बोला, हमें ऊपर से आर्डर है, आप बाहर सर हैं उनसे बात कीजिए, वही सब कुछ बताएंगे। तो आराध्य बाहर चला गया। आराध्य बाहर गया और सीबीआई के अधिकारियों से बात करने लगा। आधे घंटे बात करने के बाद उसने बोला, ठीक है सर, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसमें मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने भी आश्वासन दे दिया कि उसकी फैमिली ने अगर कुछ नहीं किया है तो उन्हें वो कुछ नहीं करेंगे। कुछ देर बाद जांच और कुछ सैंपल लेकर वो लोग चले गए। तो आराध्य आकर केबिन में बैठा और सारी डिटेल बारी बारी चेक करने लगा। हर एक चीज़ को 10-10 बार चेक कर रहा था कि उसकी अलमारी के सबसे नीचे रखे एक फाइल पर नज़र पड़ी जो शायद कई साल पुरानी थी, जिसमें उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो फाइल लेकर बलदेव जी के पास गया। बलदेव जी ने उस फाइल को देखा तो बोले, ये फाइल तुम्हें कहाँ मिली है? आराध्य बोला, पुराने फाइल के ढेर में, वही सब फाइल चेक कर रहा था तो ये फाइल मिली। क्या लिखा है इसमें? मुझे कुछ समझ नहीं आया तो आपके पास आ गया। बलदेव जी खुद से बोले, ये फाइल नहीं, स्मगलिंग का जखीरा है। फिर आराध्य से बोले, अगर किसी को पता चला कि ये फाइल तुम्हारे हाथ लग गई है तो दिक्कत हो सकती है। सीबीआई के हाथ नहीं लगा, किस्मत अच्छी है, इसलिए बड़ी सावधानी से इसे पुलिस को दे आओ। आराध्य बोला, लेकिन पापा इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना इम्पोर्टेंट है? बलदेव जी बोले, तुम इन सब में मत पड़ो और सीधे जाकर पुलिस को दे आओ। आराध्य जी बोलकर वो फाइल लेकर निकल गया। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर से कुछ बात किया और वो फाइल उन्हें जैसे ही थमाया कि तभी किसी और ने भी फाइल पकड़ लिया। आराध्य ने घूम कर देखा तो वो विशंबर खड़े थे। आराध्य बोला, चाचू आप यहाँ क्या कर रहे हैं और फाइल क्यों पकड़ा है? विशंबर बोले, आराध्य ये गलत फाइल उठा लाए हो, वो फाइल तो वहीं छूट गई है। आराध्य बोला, नहीं चाचू ये सही फाइल है, मैं पापा को दिखा कर लाया हूँ। विशंबर बोले, एक बार बोल रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? दो ये फाइल मुझे, और आज के बाद मेरी कोई भी चीज़ हाथ भी मत लगाना, समझे? बड़े आए बिजनेस करने वाले, पहले सीखो बिजनेस कैसे करते हैं, फिर आकर देखना कोई भी फाइल। आराध्य को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, ये उसी के चाचू हैं जो हमेशा उसे मोटिवेट करते थे, और आज ये क्या बोले जा रहे हैं? आराध्य बोला, चाचू आप ये सब क्या बोल रहे हैं, और वो भी बस एक फाइल के लिए? विशंबर फाइल खींचते हुए बोले, तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आएगा, अभी घूमो फिरो और मस्ती करो। और बाहर निकलने के लिए मुड़ गए कि सामने से आती हुई रुद्राक्षी दिख गई। जैसे ही दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा, एकदम से कुछ याद आया। 2 मिनट बाद रुद्राक्षी उनके पास आते हुए बोली, वो अच्छा तो आप यहाँ पर हैं, इसलिए तो हम सोचे कि यहाँ पर इतना कांड क्यों हो रहा है भाई आजकल। जहाँ आप वहाँ कांड ना हो, ये कैसे हो सकता है? विशंबर बोले, जबान संभाल कर बात करो, पिछली बार बच्चा समझकर छोड़ दिया था, इस बार नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मेरे रास्ते में मत आओ, समझी? रुद्राक्षी बोली, इंस्पेक्टर पकड़ लो और जेल में डालकर अच्छे से खातिरदारी करो, और इस बात की खबर बाहर लीक नहीं होनी चाहिए कि ये यहाँ पर हैं। 2 पुलिस वाले आकर जल्दी से विशंबर को पकड़ लिए। रुद्राक्षी ने आगे बढ़कर उनके हाथ से फाइल पकड़ लिया और उन्हें लेकर जाने को बोल दिया। आराध्य जल्दी से उनके पास आया और बोला, तुम जानती हो चाचू को? रुद्राक्षी फाइल देखते हुए बोली, तुम यहाँ, और कौन चाचू? आराध्य बोला, जिसको अभी अभी तुमने बंद किया वो मेरे चाचू हैं। रुद्राक्षी बोली, वो अच्छा तो वो तुम्हारे चाचू हैं, पहले बता दिया होता तो इतना ढूंढना नहीं पड़ता, और उस दिन देखा नहीं इसलिए इतना बवाल हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब सब कुछ पूरा हो जाएगा। आराध्य बोला, लेकिन उन्होंने किया क्या है जो ऐसे पकड़कर जेल में डाल दिया उनको बिना कुछ पूछे? रुद्राक्षी बोली, आओ दिखाती हूँ, तुम्हारे चाचू की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और कमाल की भी। आराध्य उसके पीछे पीछे चला गया। रुद्राक्षी एक केबिन में गई और फाइल निकालकर उसके सामने कर दिया। 3 साल पहले अलवर में ड्रग केस में पकड़े जाने के बाद जेल से गायब, 6 साल पहले पंजाब पुलिस को चकमा देकर गायब, और भी न जाने कितने केस थे ड्रग और गांजे के। आराध्य बोला, लेकिन पापा ने तो कुछ नहीं बताया इन सब के बारे में मुझे, और ना ही किसी और ने कभी कुछ बताया, और पुलिस ने उन्हें कभी क्यों नहीं पहचाना? रुद्राक्षी बोली, क्योंकि हर कोई उन्हें नहीं पहचानता, कुछ लोग ही बस जानते हैं इसलिए, और शायद उन्हें भी नहीं पता था कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए यहाँ आ गए होंगे, नहीं तो कभी नहीं आते।
आराध्य बोला, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? तुम कैसे पहचानती हो उनको जब हर कोई नहीं पहचानता तो? रुद्राक्षी बोली, क्योंकि 3 साल पहले मैंने ही उन्हें पकड़वाया था, इसलिए मैं उन्हें कितनी भी ज़्यादा भीड़ में हो पहचान सकती हूँ। आराध्य अब कुछ नहीं बोला तो रुद्राक्षी उसे देख कर बोली, अब तुम जा सकते हो अगर तुम्हारे सवाल के जवाब मिल गए हो तो। आराध्य बोला, अभी एक सवाल और बाकी है। रुद्राक्षी बोली, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे किसी और सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए, इसलिए अब तुम जा सकते हो। आराध्य बोला, अभी नहीं देना चाहती हो तो कोई बात नहीं, कुछ दिन में वो भी पता चल ही जाएगा, अपना ध्यान रखना, बोलकर वो चला गया। फाइल को रुद्राक्षी ने फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया जिसमें सब कुछ क्लियर हो सके। आराध्य घर गया और अपने पापा और माँ से सारी बातें बोल दिया। बलदेव जी एक गहरी सांस लेकर बोले, रुद्राक्षी सही है बेटा, लेकिन इसमें भी गलती सिर्फ बिशंबर की नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ावा तो हमने ही उसे दिया है, इसलिए अब उसे जेल जाना ही होगा। और बोल दो रुद्राक्षी से, गवाही मैं देने के लिए तैयार हूँ और वो जो भी करना चाहे कर सकती है। अब हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। आराध्य ने रुद्राक्षी को कॉल किया और सब कुछ बता दिया जो बलदेव जी ने उससे कहा था। 10 दिन बाद बिशंबर का कोर्ट में केस चला और सबूत और गवाह की वजह से उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई। यहाँ की सारी कंपनी को सील कर दिया गया जब तक कि जांच खत्म ना हो जाए और हवेली उनको वापस कर दिया गया। आज सारे केस सॉल्व हो चुके थे। रुद्राक्षी शाम को घर आई तो शालिनी जी को पता चल चुका था कि रुद्राक्षी ने CBI ज्वाइन किया हुआ है। रुद्राक्षी ने जैसे ही घर में कदम रखा, सामने शालिनी जी डंडा लेकर खड़ी थी। रुद्राक्षी ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर अगल बगल, एक तरफ उसके सारे दोस्त और संतोष जी और दूसरी तरफ बलदेव, नंदिनी और आराध्य खड़े थे। रुद्राक्षी ने जैसे ही पीछे घूमना चाहा तभी एक आवाज़ आई, सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारा आज टांग तोड़ देंगे। हमको आज तक बेवकूफ़ बना कर रखे थे बाप बेटी, और हम सोचे कि हमारी बेटी अभी बस पढ़ाई कर रही है और तुम पढ़ाई के साथ साथ इतना खतरनाक काम भी कर रही थी, वो भी हमें बिना बताए। रुद्राक्षी बोली, अम्मा बात तो सुनो। शालिनी जी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, रुक जाओ, भागने की तो सोचना भी मत, फिर सुनते हैं तुम्हारी सारी बात। रुद्राक्षी ने एक नज़र संतोष जी को देखा तो उन्होंने सरनामे हिला दिया, मतलब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। रुद्राक्षी बोली, हे महादेव, रक्षा कीजिए बच्चा की। रुद्राक्षी बोली, अम्मा एक बार बात तो सुन लीजिए, बस एक बार, फिर जो करना हो कर लेना, मैं अब कुछ भी नहीं बोलूँगी। शालिनी जी बोली, बिल्कुल नहीं, तुम हमें बातों में बिल्कुल नहीं फंसा सकती हो मीठी, इसलिए अब हम तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनेंगे। रुद्राक्षी आगे आगे भाग रही थी और शालिनी जी उसके पीछे पीछे डंडा लेकर। सब देखकर मज़े ले रहे थे। आराध्य बोला, आंटी जी मैं आपके साथ हूँ, आज अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आगे से पता नहीं क्या क्या छुपाया जाएगा। रुद्राक्षी ने घूर कर उसे देखा तो वो स्माइल करते हुए अपनी एक आंख दबा दिया, तो रुद्राक्षी ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। संतोष जी बोले, शालिनी जी बस कीजिए, लग जाएगा कहीं, और अगर आप कहीं गिर गई तो? शालिनी जी बोली, आप तो बोलिए ही मत, सब कुछ आपका ही चढ़ाया हुआ है, इसलिए चुप और शांत रहिए। संतोष जी अब चुप हो गए तो शालिनी थक कर एक जगह बैठ गई। कुछ देर बाद रुद्राक्षी उनके पास आकर घुटनों पर बैठ गई और कान पकड़ कर बोली, हम जानते हैं आप हमारी बहुत चिंता करती हैं, इसलिए नहीं बताया, क्योंकि आप और भी परेशान हो जाती, और आप जानती हैं ना, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको या किसी और को कोई भी दिक्कत हो, लेकिन ये सब ज़रूरी था अम्मा, बनारस के लिए, यहाँ के भविष्य के लिए। और आप ही बताइए, अगर 10 साल का बच्चा नशा करेगा तो क्या होगा उसका भविष्य, क्या बीतेगी उसके माँ बाबूजी पर, कैसे जी पाएंगे वो? और इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा ना। तो हम आ गए तो क्या हो गया, और देखिए आज आपके सामने हैं, वो भी बिल्कुल सही सलामत। शालिनी जी बोली, लेकिन अगर कहीं कुछ हो जाता तो कैसे जीते हम दोनों, कौन है तुम्हारे सिवा हमारा? मिंटू बोला, काकी चिंता ना करो, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे सब कुछ। सब उनकी बात सुनकर उसे ही देखने लगे। शालिनी जी ने खींचकर उसे एक डंडा मारा। सोनी बोली, ले बेटा प्रसाद, बिना प्रसाद तुझे चुल मची रहती है ना, तो अब आराम से खा पेट भर भर के। शालिनी जी बोली, का बोले तुम हमारे मीठी की जगह लोगे? मिंटू बोला, नहीं नहीं काकी, बिल्कुल नहीं, हम तो बस ये कह रहे थे कि। शालिनी जी उसका कान पकड़कर, क्या कह रहे थे बेटा, थोड़ा फिर से बोलना। मिंटू बोला, काकी हम तो कह रहे थे कि आपने कितने दिन से मीठी को अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया है, तो वही खिला दीजिए, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, भूख लगी है ना, तो मुँह से कुछ भी अनाप शनाप निकल जा रहा है, बस और कुछ नहीं। और मीठी की जगह लेने से पहले भोलेनाथ हमें अपने पास ना बुला लें। शालिनी जी बोली, वो तो हमको पता है, तुम सब लोग बस खाना खाने ही आते हो, चलो बैठो, जाओ हम लगाते हैं।
फिर रुद्राक्षी से बोली, मीठी आओ जल्दी से फ्रेश होकर फिर खाना खाओ। तो रुद्राक्षी अपने रूम में चली गई। संतोष जी बलदेव और नंदिनी को भी बैठने को बोलते हैं और फिर सब लोग आकर बैठ जाते हैं। राधिका शालिनी जी की हेल्प कराने किचन में चली गई। आराध्य बोला, मैं हाथ धोकर आता हूँ बोलकर वहाँ से चला गया और किसी ने उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। तो वो इधर उधर देखकर रुद्राक्षी के रूम की तरफ चला गया। कुछ देर सोचने के बाद दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? यार चलो मैं आ रही हूँ ना। आराध्य अब बाहर रेलिंग पर हाथ टिकाए उसके निकलने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद रुद्राक्षी बाहर आई टी शर्ट और जीन्स में और बिना इधर उधर देखे नीचे जाने लगी। आराध्य पीछे से बोला, बात करनी है तुमसे। रुद्राक्षी ने सुना तो रुक गई और पीछे घूम कर देखा तो आराध्य एकटक उसे ही देख रहा था। रुद्राक्षी दूसरी तरफ देखकर बोली, बोलो क्या बोलना है? आराध्य बोला, ऐसे नहीं कहीं बैठकर आराम से। रुद्राक्षी आराम से बोली, टाइम वेस्ट कर रहे हो मत करो, और आगे बढ़ गई। आराध्य जल्दी से उसका हाथ पकड़कर, टाइम अगर सही जगह वेस्ट हो तो कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रुद्राक्षी बोली, गलत जगह वेस्ट कर रहे हो इसलिए बोल रही हूँ, मेरा पीछा छोड़कर आगे बढ़ो। आराध्य बोला, भूल जाओगी? रुद्राक्षी बोली, मैंने याद ही कब किया जो भूल जाऊंगी, और अपना हाथ छुड़ाने लगी। आराध्य बोला, सच में याद नहीं किया या मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो? रुद्राक्षी अब अपना हाथ छुड़ाकर नीचे जाने लगी। आराध्य बोला, जवाब ना हो तो भागना सही है तुम्हारा, हमेशा तो यही करती आई हो। रुद्राक्षी ने एक गहरी सांस लिया और नीचे चली आई। शालिनी जी बोली, मीठी बैठो बेटा, पता है आज मैंने सारा तुम्हारे पसंद का ही बनाया है, खाकर देखो कैसा है। रुद्राक्षी बोली, अम्मा आप हमेशा बेस्ट बनाते हो तो आज तो सुपर बेस्ट होगा, कहने की क्या ज़रूरत है। इस मिंटुआ को देखकर आपको पता नहीं चल रहा है, देखिए इसका बस चले तो सारा का सारा खाना यही खा जाए। नंदिनी बोली, वैसे मीठी ने सही कहा है भाभी, खाना सच में लाजवाब है, आप सच में खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, ऐसा तो कभी मैंने भी नहीं बनाया। शालिनी जी बोली, चलिए कम से कम आपको पसंद तो आया, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बलदेव जी बोले, पसंद? अरे भाभी मेरा बस चले तो मैं सुबह शाम यहीं आ जाऊं। सब लोग यही सब बात करते हुए धीरे धीरे खाना खा रहे थे। आराध्य आकर रुद्राक्षी के बगल में ही बैठ गया और वो भी सबके साथ खाना खाने लगा। कुछ देर बाद सब लोगों ने खाना खा लिया और नंदिनी शालिनी को देखते हुए बोली, भाभी कल आप लोगों का डिनर हमारे यहाँ आना है और इसमें कोई बहाना नहीं चलने वाला, क्योंकि कल हमारे बेटे और बहू भी आ रहे हैं, तो आप सब आने वाले हो। मिंटू बोला, आंटी हम सब भी? नंदिनी बोली, बिल्कुल बेटा, आप सब लोग भी, तभी तो पता चलेगा कि घर में कोई आया है। संतोष जी बोले, जी भाभी हम ज़रूर आएंगे। नंदिनी रुद्राक्षी के सर पर हाथ रखकर, मीठी तुम्हारा भी मुझे कोई ना नहीं सुनना है, नहीं तो फिर मैं भी भाभी की तरह मारने लगूंगी, फिर समझ लेना जब हम दोनों मारेंगे ना तो भाग भी नहीं पाओगी। रुद्राक्षी ने हल्का सा स्माइल किया और उनके पैर छूने के लिए झुकी कि नंदिनी उसे गले से लगाकर बोली, बेटियां पैर नहीं छूती हमारे यहाँ। कुछ देर बाद सब लोग चले गए। रुद्राक्षी शालिनी जी के सामने बैठी थी और वो उसके सर में तेल लगा रही थी और उससे बातें कर रही थी। कुछ देर बाद रुद्राक्षी बोली, अम्मा अब हमें नींद आ रही है, अब तो सोने दीजिए, नहीं तो फिर हम यहीं सो जाएंगे। शालिनी जी बोली, ठीक है आराम से सो जाओ और सुबह जल्दी उठने की कोई जल्दी नहीं है। रुद्राक्षी अब उन्हें गुड नाइट बोलकर अपने रूम में आ गई, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने बैठे शख्स को देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरवाजे से नहीं आ सकते थे? ऐसे कौन आता है यार? और अगर अम्मा को पता चला ना तो कैसे कैसे मनाया है, इस बार पक्का भरता बना देंगी यार, अनु समझना। अंकुर शर्मा, रुद्राक्षी का क्राइम पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड, उसके हर राज का राजदार, डरपोक कहीं कि कितना डरती है तू चाची से, इसलिए तो मैं तुझसे पहले माहौल का जायज़ा लेने आया हूँ, फिर सुबह मिलूँगा सबसे एकदम आराम से। अब तो यहाँ के सारे केस भी सॉल्व हो चुके हैं, अब पार्टी करेंगे हम दोनों मिलकर, तब तक दूसरा केस हाथ में नहीं आता, और अभी तो तेरा लास्ट एग्ज़ाम भी है। रुद्राक्षी बोली, अच्छा तो तू मेरे रूम में क्या कर रहा है? अंकुर बोला, अरे यार तू भी ना, अच्छा छोड़, और क्या चल रहा है तेरा और उसका? कुछ आगे बढ़े तुम दोनों या फिर अभी भी बस एक ही जगह गाड़ी अटकी है तेरी और उसकी? उसे पता है कि नहीं यहाँ कोई एक नहीं भाई, गीता सीता दो थी। रुद्राक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, ज़्यादा बकवास मत कर, निकल यहाँ से और मुझे सोने दे। अंकुर बोला, देख अगर उसने तुझे जल्दी से नहीं पटाया ना तो फिर मैं तुझसे शादी कर लूँगा, तू जानती है ना बचपन से कितना प्यार करता हूँ तुझसे। रुद्राक्षी बोली, अबे छछूदर निकल यहाँ से और गेस्ट रूम में जाकर सो जा, समझा? बड़ा आया शादी करने वाला, शक्ल देखी है अपनी?
अंकुर बोला, अच्छा चल, मेरी शक्ल अगर अच्छी नहीं है तो उसी को हाँ बोल दे, उसकी तो शक्ल भी अच्छी है और इंतज़ार भी कर रहा है तेरे वजह से, आज 2 साल से यहीं घूम रहा है और अब तो आना जाना भी हो गया, तब क्या दिक्कत है। रुद्राक्षी बोली, तू नहीं समझेगा क्या दिक्कत है, चल जा और आराम कर, सुबह बात करेंगे। अंकुर बोला, मीठी बात तो सुन, अगर तूने उसे हाँ नहीं बोला तो समझ लेना लेकर भाग जाऊंगा तुझे, सच बोल रहा हूँ मैं। रुद्राक्षी बोली, बेटा छूने की औकात नहीं और भागने की बात करते हो, 1 सेकंड में निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो सच में उठाकर नीचे फेंक दूंगी। अंकुर बोला, जा रहा हूँ बेरहम कहीं कि जब देखो तब धमकी देती रहती है, सुबह चाची से शादी की बात करता हूँ तब समझ आएगा तुझे, बोलकर बाहर भाग गया। रुद्राक्षी अब जाकर बेड पर लेट गई, कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई। सुबह 7 बजे घर में हल्ला होने से रुद्राक्षी उठकर नीचे आई तो देखा अंकुर शालिनी जी को बैठाकर खुद ही खाना बना रहा था और दोनों लोगों से मस्ती और बातें कर रहा था। रुद्राक्षी आकर हॉल में बैठते हुए बोली, कोई तो इसका म्यूट बटन दबाओ यार, कहाँ लगा हुआ है। संतोष जी बोले, मीठी उठ गई बेटा, देखो आज का नाश्ता अंकुर ने बनाया है, तुम्हारी अम्मा को तो हाथ भी नहीं लगाने दिया है। रुद्राक्षी धीरे धीरे बोली, बाबूजी दिख रहा है मुझे इस चपड़गंजू की हरकत, जो ये सब करके आप दोनों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। संतोष जी बोले, कुछ कहा बेटा तुमने। रुद्राक्षी बोली, आप बैठिए, मैं अभी नहा कर आती हूँ, बोलकर अपने रूम में चली गई। कुछ देर में वह नीचे आई तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, रुद्राक्षी भी आकर उनके पास बैठ गई। अंकुर कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। रुद्राक्षी जल्दी से खाना खाई और निकलने को हुई कि पीछे से शालिनी जी बोली, मीठी आज कहाँ जाना है। रुद्राक्षी बोली, अम्मा वो प्रोजेक्ट जमा करने कॉलेज, बस जल्दी ही आ जाऊंगी। शालिनी जी बोली, ठीक है लेकिन अंकुर को साथ लेकर जाओ, ये जल्दी से लेकर आएगा, तुम्हें फिर मार्केट चलना है, कुछ तुम्हारे लिए शॉपिंग कर लेंगे। रुद्राक्षी बोली, अम्मा मैं अकेले जाऊंगी कॉलेज, आप इसके साथ चले जाना, मुझे नहीं जाना कहीं शॉपिंग करने के लिए, और अब बिना कुछ सुने बाहर निकल गई। शालिनी जी बोली, इस लड़की को हमेशा का यही है, जब देखो तब बिजी रहना है, हमारे लिए तो जैसे टाइम ही नहीं है, जब से बड़ी हुई अचानक से बदल गई। अंकुर बोला, चाची चाची मैं लेकर चलता हूँ ना आपको, फिर आराम से हम दोनों शॉपिंग करेंगे, मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, आप उसके चक्कर में क्यों पड़ रही हैं। संतोष जी बोले, हाँ शालिनी चले जाइए ना अंकुर के साथ, वैसे भी मीठी का कॉलेज जाना ज़रूरी था। शालिनी जी बोली, हाँ हाँ पता है, आप दोनों बाप बेटी को हमेशा काम होता है। संतोष जी एक नज़र अंकुर को देखकर बाहर निकल गए। रुद्राक्षी कॉलेज पहुंची तो सब गेट पर ही उसका इंतज़ार कर रहे थे तो सबके साथ आगे बढ़ गई। कॉलेज में अब क्लासेस बंद हो चुकी थी तो अब बस लास्ट प्रोजेक्ट ही सबका जमा हो रहा था। सब ने अपना अपना प्रोजेक्ट जमा किया और कुछ देर क्लास में बैठकर बातें करने लगे। राधिका बोली, चलो कैंटीन चलते हैं, अब तो लास्ट चल रहा है, मीठी चलना। रुद्राक्षी बोली, नहीं तुम लोग जाओ, मेरा मूड नहीं है, मैं कुछ देर अकेले रहूँगी। राधिका ने सबको इशारा किया तो सब चले गए और रुद्राक्षी वैसे ही आंखें बंद करके बैठ गई। कुछ देर बाद किसी के एहसास ने उसने जल्दी से आंखें खोल दिया। सामने देखा तो उठने को हुई, लेकिन आराध्य ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया। आराध्य बोला, कब तक भागना चाहती हो। रुद्राक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। आराध्य बोला, रुद्राक्षी कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। रुद्राक्षी बोली, कौन हो जिसे मुझे जवाब देना ज़रूरी है, मैं तुम्हें कोई भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। आराध्य बोला, हर काम ज़रूरत से किया जाए ज़रूरी तो नहीं है ना, कुछ काम बिना ज़रूरत के भी किया जाता है। रुद्राक्षी बोली, चाहते क्या हो। आराध्य बोला, तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ, फिर भी जिद कर रही हो। रुद्राक्षी बोली, नहीं मैं नहीं जानती और ना ही अब जानना चाहती हूँ। आराध्य बोला, क्यों नहीं जानना चाहती, या जान के भी अनजान बन रही हो, 2 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। रुद्राक्षी बोली, मैंने नहीं बोला था इंतज़ार के लिए, और जिसका कर रहे हो उसका कर रहे हो, मैं नहीं हूँ वो जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो। आराध्य बोला, ठीक है तो फिर जैसे आज तक मैंने किसी की तरफ नहीं देखा, आगे भी नहीं देखूँगा, वो भी आखिरी सांस तक, तुम पहली थी और पहली ही रहोगी। तुम्हें हाँ नहीं बोलना मत बोलो, फिर भी मैं इंतज़ार करूँगा। रुद्राक्षी बोली, बेवकूफ़ी कर रहे हो, मैं नहीं आने वाली। आराध्य बोला, वो तो वक्त बताएगा, और क्लास से बाहर निकल गया। रुद्राक्षी कुछ देर वैसे ही बैठी रही, उसके बाद सबके साथ घर के लिए निकल गई। घर आई तो शालिनी जी ने अंकुर के साथ मिलकर ढेर सारी शॉपिंग किया था। रुद्राक्षी बिना किसी की तरफ देखे अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद अंकुर 2 कप चाय लेकर उसके रूम में आया तो वो आंखें बंद करके सोफे पर बैठी थी। अंकुर थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोला, तो गर्मा गर्म चाय हो जाए। रुद्राक्षी ने उसे एक नज़र देखा, फिर आंखें बंद कर ली।
अंकुर बोला, हे पार्टनर, क्या हुआ यार, इतना टेंशन में क्यों हो? बोल दो यार, क्या पता दर्द कुछ कम हो जाए। अंकुर रुद्राक्षी के पास आया और उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या हुआ यार, इतना परेशान क्यों हो, कुछ सीरियस है क्या? रुद्राक्षी बोली, कुछ नहीं, और चाय का कप लेकर पीने लगी। अंकुर बहुत ध्यान से उसे देख रहा था। रुद्राक्षी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? अंकुर बोला, वही जो नहीं बता रही हो, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। रुद्राक्षी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। अंकुर बोला, तो आगे का क्या सोचा है? रुद्राक्षी बोली, कुछ भी नहीं सोचना, क्या है, जो हो रहा है उसे होने दो, कुछ वक्त बाद सब सही हो जाएगा। अंकुर बोला, तुम ऐसा कब से सोचने लगी मीठी, और किसी की फीलिंग के साथ कब से खेलने लगी? क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती? रुद्राक्षी खिड़की के पास आकर बोली, पता नहीं। अंकुर बोला, झूठ बोल रही हो, वो भी मुझसे, जानती हो ना, मुझसे आज तक कोई झूठ नहीं बोल पाया है। पहली बार देखा था जब तुम पहला केस सॉल्व करके आई थी, तभी बता दिया था, और आज फिर बोल रहा हूँ। जो हो वही एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इस बात को ना कभी कोई जानेगा और ना ही मैं कभी जानने दूंगा। रुद्राक्षी बोली, कितने लोगों के साथ धोखा करवाओगे यार, कभी कभी तो मन करता है वो बोल दूँ, मैं वो नहीं हूँ जो ये लोग समझते हैं, लेकिन एक माँ बाप की जान कैसे ले लूँ, यही सोचकर बार बार रुक जाती हूँ। कितना प्यार करते हैं वो अपनी मीठी से, पता भी है तुम्हें, एक खरोच भी लग जाए तो जान हलक में आ जाती है। सुबह की शुरुआत मुझसे होती है और रात का अंत भी। अंकुर बोला, इसलिए बोल रहा हूँ, भूल जाओ सब कुछ पीछे की ज़िंदगी और इसी को एक्सेप्ट कर लो। वैसे भी अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा तुम्हारा, और लास्ट मैंने तुम्हारा अस्तित्व भी खत्म कर दिया और मार दिया मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए। रुद्राक्षी अब बेड पर बैठ गई, आंखों से कुछ बूंदे आंसुओं के आज़ाद होकर उसके गालों पर आ गए। अंकुर बोला, मीठी भूल जाओ यार, और आने दो आराध्य को अपने लाइफ में, अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। रुद्राक्षी बोली, जिस दिन उसे पता चलेगा उस दिन क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा यार, इसलिए हम दोनों का दूर रहना ही बेहतर है। अंकुर बोला, सच में तू पागल हो गई है, अगर तूने आराध्य को हाँ नहीं बोला ना, तो मैं आज ही शादी की बात करता हूँ मंगल से, तब तुझे समझ आएगा। रुद्राक्षी बोली, तू पागल हो गया है क्या, जो कुछ भी बक रहा है? मैं अभी कुछ नहीं करने वाली, समझा? फिर कुछ रुक कर बोली, अभी मुझे कुछ और टाइम चाहिए। अंकुर बोला, कितना? रुद्राक्षी बोली, यार तू जा यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, अभी मुझे ये सब बिल्कुल नहीं सुनना है। अंकुर बोला, कब तक भागोगी अपनी फीलिंग से या फिर अपने आप से? रुद्राक्षी बोली, मैं किसी से नहीं भागती, इसलिए निकलो यहाँ से, और उसका हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगी। अंकुर बाहर जाते हुए बोला, कल तक का टाइम और दे रहा हूँ, अगर नहीं एक्सेप्ट किया तो समझ जाना मैं क्या करूँगा। रुद्राक्षी बिना कुछ बोले उसके जाने के बाद आकर बेड पर लेट गई। आंखों में आज अजीब सा खालीपन पसरा था, जिसकी वजह सिर्फ उसे ही पता थी। अंकुर नीचे आया और शालिनी जी और संतोष जी के साथ मस्ती करने लगा। उन्होंने रुद्राक्षी के बारे में पूछा तो बोला वो थक कर सो गई है, तो उन लोगों ने भी कुछ नहीं बोला और उसे आराम करने दिया। आराध्य भी परेशान सा अपने रूम में चक्कर काट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या न करे, कहीं उसकी फीलिंग एक तरफा तो नहीं है। काफ़ी सोचने विचारने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया, तो वो आकर बैठ गया और अब अपना सारा टाइम अपने बिजनेस में लगाने की सोचने लगा। दूसरे दिन पुरुषोत्तम हवेली में सब लोग आ चुके थे, मतलब अविरल और उसकी वाइफ अवंतिका भी अलवर से आ चुके थे। नंदिनी बोली, अवंतिका आज कुछ मेहमान आने वाले हैं बेटा, तो तैयारी कर लेते हैं। अवंतिका बोली, जी माँ, अब बता दीजिए क्या करना है, मैं कर दे रही हूँ। नंदिनी बोली, बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस एक बार देख लेना सब ठीक तो है ना, कहीं कोई कमी तो नहीं है। अवंतिका बोली, जी माँ मैं सब देख लूँगी, लेकिन कौन आ रहा है जो आप इतनी तैयारी कर रही हैं? नंदिनी बोली, आने तो दो, फिर खुद ही मिल लेना सबसे, क्या पता कोई नया रिश्ता जुड़ जाए। अवंतिका बोली, मैं कुछ समझी नहीं। नंदिनी उसके सर पर हाथ रखकर, एक और तुम्हारे जैसी बेटी लाने की सोच रही हूँ। अवंतिका बोली, मतलब आराध्य भाई मान गए शादी के लिए? नंदिनी बोली, अभी पूछा तो नहीं है, लेकिन लगता है ना नहीं बोलेगा, लेकिन पहले रुद्राक्षी से तो पूछ लिया जाए। अवंतिका बोली, रुद्राक्षी नाम तो अच्छा है। नंदिनी बोली, हाँ, लेकिन अपने मम्मा बाबूजी की लाडली है और दोस्तों की जान बसती है उसमें, और बनारस की शान है, इतना समझ लो। अवंतिका बोली, कहीं वही तो नहीं जिसने? नंदिनी बीच में ही, बेटा जो जैसा करेगा वो तो जाएगा ही, इसलिए वो सब छोड़ो और एक बार सब देख लेना। अवंतिका बोली, जी माँ मैं सब देख लूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नंदिनी अब बाहर हॉल में सबको देखने चली गई कि कोई आया कि नहीं अभी तक, क्योंकि घर पर कोई नहीं था, सब लोग नए जगह ऑफिस खोलने के लिए जगह देखने गए थे।
इधर शालिनी जी बोली, अंकुर बेटा मीठी कहाँ है, सुबह से गायब है और तुम कह रहे हो अभी आ जाएगी अभी आ जाएगी। अरे 3 घंटे हो चुके हैं, कब तक आएगी। अंकुर बोला, आंटी बस आती ही होगी, 5 मिनट और मैं कॉल करता हूँ, आप परेशान मत होइए। शालिनी जी बोली, नहीं फ़ोन लगा कर मुझे दो, अब मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना है। संतोष जी बाहर से आते हुए बोले, कुछ नहीं हो सकता इस देश का, अरे लूट मची है लूट। शालिनी जी बोली, लूट जाए भाड़ में, आप कहाँ से आ रहे हैं और मीठी कहाँ है, आपसे मिली थी बाहर गई। संतोष जी बोले, मीठी घर पर नहीं है क्या। शालिनी जी गुस्से से बोली, आपसे कुछ पूछना ही बेकार है। तब तक अचानक से हल्ला करते हुए सब एक साथ अंदर आ गए। संतोष जी ने सबको देखा तो बस मुस्कुरा दिए। शालिनी जी बोली, मीठी ये सब क्या है और इतने सारे पैकेट, इन सब में क्या है। रुद्राक्षी बोली, अम्मा इसमें सरप्राइज़ है। शालिनी जी बोली, सरप्राइज़। रुद्राक्षी उनके गले लगते हुए, हाँ इसमें मैंने आपके लिए और बहुत सारी शॉपिंग किया है, क्योंकि हम लोग कल फिर तेज से चिल्लाई घूमने जा रहे हैं। शालिनी जी कान पर हाथ रखकर, हे महादेव क्या बच्चों जैसी हरकतें करने लगी है ये लड़की। रुद्राक्षी थोड़ा गुस्से से, अम्मा। शालिनी जी बोली, अच्छा ठीक है, कहाँ जाना है। रुद्राक्षी बोली, हम सब लोग मतलब मैं आप बाबूजी कल जा रहे हैं ऋषिकेश। अंकुर बोला, ओ हेलो, मैं भी जा रहा हूँ, मैंने तो कल शॉपिंग भी कर लिया है। राधिका बोली, मैं भी, सोनू मिंटू हम भी, सब एक साथ, मतलब हम सब जा रहे हैं। शालिनी जी बोली, अच्छा तो इसलिए तुम सब लोग सुबह से गायब थे। रुद्राक्षी बोली, अम्मा वो सब छोड़िए, ये देखिए मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। शालिनी जी बोली, मुझे कुछ नहीं देखना और ना ही कोई बात करनी है, बोलकर किचन में चली गई। रुद्राक्षी ने संतोष जी की तरफ देखा तो बोले, सुबह से बिना बताए गायब हो तो जाओ, अब मनाओ, मुझसे कोई उम्मीद भी मत करना। और जाकर हॉल में बैठकर पेपर पढ़ने लगे। रुद्राक्षी किचन में जाकर बोली, अम्मा क्या हुआ है। अच्छा सॉरी, बस इस बार माफ़ कर दो, फिर अगर आगे से गलती किए ना तो 2 जपेट खींच कर मारना, कुछ नहीं कहेंगे। शालिनी जी बोली, हम होते कौन है मारने वाले, जाओ मुझे कोई बात नहीं करनी है, सब अपनी मर्जी का करो। रुद्राक्षी बोली, अम्मा अब क्या हो गया आपको, अच्छा बोलो क्या करना है जो आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। शालिनी जी बोली, अच्छा तो अब तुम्हें हमारा बोलना भी इमोशनल ब्लैकमेल लग रहा है। रुद्राक्षी बोली, अम्मा बोलो ना क्या बोलना है। शालिनी जी बोली, अच्छा तो सुनो, तुम बच्चे जाओ घुमाओ, मुझे नहीं जाना, मैं तुम्हारे पापा के साथ यहीं रहूँगी। और रुद्राक्षी बोली, बोलिए और क्या कहना है आपको। शालिनी जी बोली, और अपने साथ आराध्य को भी लेकर जाओ, मैंने बोल दिया है उसे कि वो और उसका दोस्त भी तुम लोगों के साथ जा सकते हैं। रुद्राक्षी बोली, अम्मा ये क्या है, आप जानती हैं उसे, और मैं किसी को नहीं लेकर जाने वाली, अगर वो गया ना तो मैं नहीं जाऊंगी। शालिनी जी बोली, ठीक है तब हमसे बात मत करना, जाओ सब अपनी मर्जी का करो, हमारी तो किसी को सुननी नहीं है, तो बोलने से क्या ही फायदा। रुद्राक्षी बोली, अम्मा ये क्या जिद है आपकी। शालिनी जी बोली, मीठी जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रुद्राक्षी बोली, अच्छा ठीक है लेकर चले जाएंगे, बोल दीजिएगा कल सुबह आ जाएगा टाइम से। शालिनी जी बोली, सच में ना, बोल दें, वैसे छोड़ो शाम को तो जाना ही है, तभी बोल देंगे। रुद्राक्षी अब अंकुर को घूरने लगी कि कहीं ना कहीं ये सब इसी का किया धरा है। अंकुर बोला, चाची देखिए ये मुझे घूर रही है। शालिनी जी बोली, मीठी उसे क्यों घूर रही हो, और उसने कुछ नहीं कहा है, और बाद में भी उसे कुछ मत बोलना। रुद्राक्षी बोली, अम्मा हमने कहा कि इसने कुछ कहा है, लेकिन अब तो पूरा यकीन हो गया कि जरूर इसी ने कुछ कहा है, और उसकी तरफ बढ़ने लगी। अंकुर साइड से निकलकर जल्दी से बाहर भाग गया और रुद्राक्षी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। अंकुर दरवाजे पर पहुंचकर सामने से आराध्य को आते देखा तो जल्दी से साइड हो गया और रुद्राक्षी बिना देखे जाकर सीधे उससे भिड़ गई और अचानक टकराने से दोनों धड़ाम से नीचे गिरे। उनके गिरने की आवाज़ सुनकर सब लोग वहीं आ गए। अंकुर हाथ बांधे खड़ा दोनों को देख रहा था। शालिनी जी किचन से निकलते हुए बोली, मीठी कहाँ हो, कौन गिरा। उनकी बात सुनकर रुद्राक्षी ने जल्दी से आंखें खोल सामने देखा तो आराध्य था, तो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। अंकुर आकर आराध्य को उठाते हुए बोला, सॉरी भाई मेरी वजह से तुम गिर गया। आराध्य बोला, आप कौन। अंकुर बोला, अरे आप मुझे नहीं जानते, मैं रुद्राक्षी का बॉयफ्रेंड अंकुर शर्मा। रुद्राक्षी ने सुना तो उसका कॉलर पकड़कर खींचते हुए अंदर लेकर चली गई और आराध्य तो शौक में अभी भी वैसे ही खड़ा था। क्या जाह्नवी और रुद्राक्षी दो हैं। आखिर रुद्राक्षी अपनी फैमिली और आराध्य से क्या छुपा रही है। रुद्राक्षी आखिर आराध्य के प्यार करते हुए भी उसका प्यार एक्सेप्ट करना क्यों नहीं चाहती है। इन सब के पीछे क्या राज है।
क्या आराध्य उस राज को जान पाएगा? क्या रुद्राक्षी आराध्य के प्यार को एक्सेप्ट कर पाएगी? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।